हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम एमए फाइनल हिंदी साहित्य तीसरे प्रश्न पत्र जो भाषा विज्ञान एवं हिंदी साहित्य है उसका छोटे क्वेश्चन देखेंगे। और पिछली दो वीडियो में भी हमने छोटे क्वेश्चन देखे थे 57 तक। तो आप सभी में से अगर कोई नए हैं चैनल पे तो इससे पहले के प्रश्न देखने के लिए पीछे की दो वीडियो देख लें और आगे के जो 58 नंबर क्वेश्चन से हैं वो हम देखेंगे आगे। 58 नंबर, अर्थबोध में उपागम की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। जिस वस्तु का संकेत ग्रहण सादृश्य से होता है उसे उपागम कहा जाता है। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ साक्षात नहीं मालूम होता बल्कि उसके अर्थ का बोध सादृश्य से होता है। अर्थात नीलगाय शब्द को ले लीजिए। नील गाय गाय के समान होती है किंतु नीला रंग उसकी अतिरिक्त विशेषता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि संसार की बहुत सारी वस्तुओं का परिचय हमें उपमानों से ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि अर्थबोध में उसकी उपयोगिता सदैव बनी रहती है। क्या वातावरण में आया परिवर्तन अर्थ परिवर्तन का कारण बन सकता है? स्पष्ट उत्तर दीजिए। वातावरण का प्रभाव उसके परिवर्तन का प्रभाव शब्द के अर्थ पर अवश्य पड़ता है। बाह्य वातावरण का प्रभाव मानसिक विचारों और भावों पर पड़ता है और उस मानसिकता में परिवर्तन आते ही अर्थ परिवर्तन होने लगता है। वातावरण भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और रीति रिवाज संबंधी कैसे भी हो सकता है, उसके परिवर्तन में से भाषा के अर्थ में परिवर्तन होता है। यानी कि वातावरण का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। संसार की भाषाओं के वर्गीकरण के लिए डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने कौन कौन से आधार स्वीकार किए हैं? संसार के भाषाओं के वर्गीकरण के लिए डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने 7 आधार माने हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, महाद्वीप के आधार पर, देश के आधार पर, धर्म के आधार पर, काल के आधार पर, आकृति के आधार पर और परिवार के आधार पर और प्रभाव के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषाओं के वर्गीकरण के लिए किन आधारों को मान्यता प्रदान की? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने संसार की भाषाओं में भाषा विज्ञान की दृष्टि से 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है। नंबर 1, आकृति मूलक और 2, पारिवारिक। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वर्गीकरण के अपने 7 आधारों में भाषा विज्ञान की दृष्टि से आकृति का आधार और परिवार का आधार को विशेष महत्वपूर्ण माना है। इन्हीं दोनों आधारों पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने संसार की भाषाओं का वर्गीकरण का आधार स्वीकार किया है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। जिस वर्गीकरण में पद रचना और वाक्य रचना को आधार बनाया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाली भाषाओं में पदों का वाक्यों की रचना के ढंग समान होता है। जिन भाषाओं में आकृति समान होकर अर्थ की समानता होती है उन्हें पारिवारिक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण को ऐतिहासिक वर्गीकरण कहा जाता है। अगला, पारिवारिक वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या हैं? संसार की भाषाओं में पारिवारिक वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है। प्रश्न यह है कि इन वर्गीकरणों के आधार पर प्रत्येक भाषा में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं। इस समानता के कारण जो पारिवारिक वर्गीकरण है, जो वर्गीकरण के आधार है वो आकस्मिक समानता, शिशु शब्दावली में समानता, विभिन्न भाषाओं में आदान प्रदान को समानता और समान उद्गम स्रोत को पारिवारिक वर्गीकरण का आधार माना जा सकता है। संसार के भाषा परिवार कौन कौन से हैं? संसार की भाषाओं को विद्वानों ने अनेक भाषा परिवारों में विभाजित किया है। इन परिवारों की संख्या अनिश्चित है। यही कारण है कि 12 से लेकर 100 तक परिवारों की कल्पना की गई है। इनमें से एक प्रमुख भाषा परिवार है भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, सेमेटिक परिवार, हेमेटिक परिवार, बांटू परिवार, चीनी तिब्बती परिवार और यूराल अल्टाई परिवार, काकेसी परिवार, अमेरिकी परिवार, जापान कोरिया परिवार, मलय परिवार, बुशमैन परिवार और सूडानी परिवार और अत्यंतरी परिवार और पापोई परिवार। सेमेटिक परिवार का संबंध से आप क्या जानते हैं? यानी कि सेमेटिक परिवार की भाषाएं अफ्रीकी और एशिया दोनों खंडों में बोली जाती हैं। इस परिवार का क्षेत्र विस्तार अफ्रीका और एशिया तक है। इसकी प्रमुख और प्राचीन भाषा हिंदू और प्रसिद्ध भाषा अरबी भाषा हिब्रू है। ये प्राचीन भाषा हिब्रू है और प्रसिद्ध भाषा अरबी इस परिवार की भाषा है। इस परिवार की भाषाओं प्रमुख रूप से श्लिष्ट योगात्मक है। इस परिवार की भाषाओं में धातु प्राय 3 प्रकार के व्यंजनों के होते हैं। मध्य योग भी सेमेटिक परिवार की विशेषता है। इसके भाषा पर धातुओं के बीच में स्वर लगाकर पद रचना की जाती है। सेमेटिक परिवार में 3 कारक माने गए हैं, कर्ता, कर्म और संबंध। वह बांटू परिवार के संबंध में आप क्या जानते हैं? बांटू का अर्थ है मनुष्य। इस परिवार की भाषाओं में मनुष्य के लिए बांटू से मिलता जुलता शब्द का प्रयोग किया गया है। बांटू अफ्रीका खंड का एक मुख्य भाषा परिवार है। इस परिवार का मुख्य क्षेत्र मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका। विद्वानों की मान्यता है कि इस परिवार में लगभग 150 भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं को
पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला है सेमेटिक और हेमेटिक परिवारों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। सेमेटिक और हेमेटिक परिवारों की सामान्य विशेषताएं 5, जिसमें इन दोनों परिवारों में क्रिया संबंधी काल धारण से से अधिक महत्व क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता का है। दोनों परिवारों में बहुवचन बोधक प्रयत्नों को ध्यान से देखें तो वे किसी एक ही समान के स्रोत संबंध रखते हैं। सेमेटिक और हेमेटिक दोनों परिवारों में स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय को स्वीकार किया गया है। दोनों परिवारों में व्याकरण से संबंधित व्याकरण लिंग वर्तमान रहते हैं। और 5वां है सेमेटिक और हेमेटिक परिवार में पाए जाने वाले सर्वनाम प्राय एक से ही होते हैं। अगला है आकृति मूलक वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रमुख रूप से भाषाओं में 2 प्रकार की समानताएं मिलती हैं, बाह्य या रचना की समानता या आंतरिक प्रकृति की समानता। इन्हीं 2 समानताओं के आधार पर संसार भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। जब भाषाओं को उनकी बाहरी आकृति के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता है तो उस वर्गीकरण को आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। स्पष्ट ही आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार भाषाओं की रचनागत समानता से है। यह समानता प्रमुख रूप से उन भाषाओं की पद क्रियाओं में देखी जा सकती है। अगला आकृति मूलक वर्गीकरण में कितने भेद हैं। अयोग्यात्मक भाषाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण के 2 भेद हैं, अयोग्यात्मक और योग्यात्मक। अयोग्यात्मक भाषाओं में प्रकृति प्रत्यय नहीं होते, इसी से शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अयोग्यात्मक भाषाओं में शब्द स्वतंत्र होते हैं और वाक्य में सम्मिलित हो जाने के बाद भी वे शब्द वैसे जैसे के तैसे बने रहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अयोग्यात्मक वर्गीकरण यानी अयोग्यात्मक भाषाओं के शब्दों का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि कोटियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वाक्य में स्थान भेद से शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का रूप ले लेते हैं। योग्यात्मक वर्ग में भाषाओं के कितने भेद हैं। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। योग्यात्मक वर्ग की भाषाओं में 3 भेद हैं, अश्लिष्ट योग्यात्मक और श्लिष्ट योग्यात्मक और परश्लिष्ट योग्यात्मक। प्रथम वर्ग की भाषाओं में अर्थ तत्व के साथ प्रत्यय अथवा विभक्ति का योग स्पष्ट दिखाई देता है। श्लिष्ट योग्यात्मक दशा में अर्थ तत्वों में परिवर्तन आता है, देह से दैहिक, मधुर से माधुर्य इसी क्रम में आते हैं। परश्लिष्ट में अर्थ तत्व और रचना तत्व घुल मिल जाते हैं और उनमें मूल को ढूंढना सरल नहीं होता। ऋतु में आवर्त और ऋतु से जावर्त की स्थिति के उदाहरण हैं। नंबर 71 श्लिष्ट योग्यात्मक भाषाओं के विषय से आप क्या समझते हैं। श्लिष्ट योग्यात्मक वर्ग में आने वाली भाषाओं में रचना तत्व के योग से अर्थ तत्व में कुछ बदलाव आ जाता है। खाट, कटोरी, लोटा, भांजी, गिलास में ईया प्रत्यय के योग इन्हें खटिया, कटोरिया, लुटिया, भजिया और गिलसिया में परिवर्तित कर देता है। अर्थ में लघुता दर्शाने वाले इन व्यवहारों में रचना के तत्व पहचाना जा सकता है। श्लिष्ट योग्यात्मक भाषाएं धीरे धीरे योग्यात्मक हो रही है। परश्लिष्ट योग्यात्मक भाषाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। परश्लिष्ट योग्यात्मक भाषाओं में रचना तत्व और अर्थ तत्व घुल मिल जाते हैं और उन्हें अलग करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्थ तत्व शब्द के साथ न रहकर पूरे वाक्य के आशय का बोध देता है। संस्कृत के निम्नलिखित पद इसी में है। जिंगमिष्टि वह जानना चाहता है और पिप्सठामी यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ। नंबर 73 क्या आकृति मूलक वर्गीकरण का महत्व आधुनिक संदर्भों में निरंतर कम होता जा रहा है। यदि हाँ तो क्यों। आकृति मूलक वर्गीकरण का महत्व आधुनिक संदर्भों में 2 कारणों से कम होता जा रहा है। एक श्लिष्ट के साथ परश्लिष्ट में निर्णय देने वाली विभाजक रेखा का खींचना मुश्किल है। संसार की भाषाओं का सही अध्ययन नहीं हो पाया है। इसी से आकृति मूलक भाषाओं के सभी विशेषताओं का विश्लेषण नहीं हो पाया है। इसी आधार पर आकृति मूलक वर्गीकरण के महत्व से पारिवारिक वर्गीकरण का महत्व अधिक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संसार की प्रमुख भाषाओं को ये नंबर 74 क्वेश्चन की डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संसार की प्रमुख भाषाओं में किन परिवारों में विभक्त किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संसार की प्रमुख भाषाओं में निम्न परिवारों को रखकर उन्हें उन पर विचार करना सुविधाजनक माना। भारोपीय, सेमेटिक, हेमेटिक, यूराल, अल्टाई और चीनी एवं एकाक्षरी और द्रविड़, मल्य, पालिनीशियन, बांटू और बुशमैन, सूडानी और ऑस्ट्रेलियन, पापुवन, रेड इंडियन,
काकेसी और जापानी कोरिया यानी। 76 नंबर है, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने संसार के भाषा परिवारों की संख्या कितनी स्वीकार की है? नामक लिखित कीजिए। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने संसार के 12 परिवारों की अनिश्चित संख्या 12 से लेकर 100 मानी है। उनमें से निर्विवाद के साथ प्रमुख परिवार 18 माने हैं और जो इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 भारतीय यूरोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, बुरुस्की परिवार और उराल अल्ताई परिवार, काकेसी परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी परिवार और बास्क परिवार, सामी हामी परिवार, सूडानी परिवार, बंतु परिवार, होतेनतोत बुस्मेनी परिवार, मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार और दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिवार और अमेरिकी परिवार। भारत यूरोपीय भाषा परिवारों के महत्व के मूल में प्रभावी कारणों की ओर संकेत कीजिए। संसार में भाषा परिवारों में यूरोप से लेकर भारत में जिस भाषा परिवारों का व्यवहार होता है वह भारत यूरोपीय परिवार है। व्यवहार क्षेत्र की दृष्टि से यूरोप से लेकर एशिया तक फैले इस भूभाग को मुख्य सुख की परंपरा में यूरेशिया बना लिया है। ऐसे कई कारण हैं जिनके आधार पर इस भाषा परिवार का महत्व अन्य भाषा परिवारों से अधिक है। व्यवहार करने वालों की संख्या, व्यवहार क्षेत्र का विस्तार, साहित्य रचना, सभ्यता के साथ संस्कृति के प्रति आग्रह और वैज्ञानिक और तथा तकनीकी ज्ञान के योगदान, राजनीतिक प्रभाव और भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर विचार करने से भारत यूरोपीय परिवार अन्य परिवारों से आगे है। भारतीय परिवारों को इंडो जर्मनिक नाम किसने दिया और क्यों दिया? जर्मन भाषाविदों ने सबसे पहले भाषा विज्ञान पर कार्य किए और भारत से लेकर इंग्लैंड तक के साथ जर्मनी तक बोले जाने वाले इन भाषाओं परिवारों को इंडो जर्मनिक दिखलाया, यानी भारत जर्मनी का नाम दिया। यूरोप के अन्य देशों में भाषाविदों का यह नाम सीमित दिखलाई दिया। इनकी दृष्टि से इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रोमानिया आदि की भाषाएं इस नाम से नहीं आ रही थी, इसी से यह नाम मान्य नहीं हो सका। जर्मन भाषाविद अभी भी इस परिवार को इसी नाम से पुकारते हैं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? समय सीमा के आधार पर भारतीय आर्य भाषाओं को समूह को 3 भागों में रखा जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य जो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, मध्य भारतीय आर्य भाषा जो 500 से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 से वर्तमान तक है। अगला है क्वेश्चन, वैदिक भाषा की विशेषता कौन कौन सी है? वैदिक भाषा की विशेषता इस प्रकार है। वैदिक भाषा श्लिष्ट और योगात्मक है। वैदिक भाषा की रूप रचना में विविधता के साथ जटिलता है। वैदिक भाषा में स्वर की प्रधानता है और संस्कृत बल प्रधान हो गई है। वैदिक भाषा में संस्कृत के अनुरूप 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। वैदिक भाषा में उपसर्ग मूल से अलग ही व्यवहार में है, लेकिन संस्कृत में ऐसे व्यवहार नहीं मिलते। वैदिक संस्कृत से क्या तात्पर्य? प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक भाषा का तात्पर्य महत्व है वह भाषा जिसमें हमारे वेद लिखे गए हैं, इसी से संस्कृत का विकास हुआ है। यही भाषा है जिसमें ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक फैले हुए इस विशाल ज्ञान संग्रह को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। कुछ लोग इसे छांदस भाषा भी कहते हैं। इस भाषा को छांदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छंदोबद्ध भाषा भी है। इसमें लिखा गया है कि संपूर्ण साहित्य 3 भागों में विभक्ता, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। लौकिक साहित्य से संस्कृत से क्या तात्पर्य? इस भाषा को कुछ लोग केवल संस्कृत भाषा ही कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह भाषा भारत में प्रचलित थी। इसका उद्भव वैदिक भाषा से हुआ। 5वीं सदी में भारत के उत्तर में तक्षशिला के पास शालातुर नामक स्थान पर जन्मजात प्राप्त व्याकरण के महान ज्ञाता पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरण से जकड़कर परिष्कृत किया। इस संस्कृत के कई नाम हैं, लौकिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत और पाणिनि संस्कृत आदि। संस्कृत भाषा में जो व्याकरण उपलब्ध है वह प्राय कठिन माना गया है। अपभ्रंश किसे कहते हैं? अपभ्रंश शब्द का अर्थ है जिसमें भ्रष्ट अशुद्ध भाषा रूप का परिचय रूप है। इस संबंध में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है कि साहित्य में प्रयुक्त होने वाले व्याकरणों ने प्राकृत भाषाओं को कठिन, अस्वाभाविक और अव्यवहारिक नियमों में बांध दिया था, परंतु जिन बोलियों के आधार पर इसकी रचना हुई थी वे बांधी नहीं जा सकती थी। अपभ्रंश यानी कि बिगड़ी हुई भाषा नाम उन भाषाओं में मिला जो नई बोलियों के रूप में विकसित हुई और जो व्याकरण के बंधन में बंधी हुई नहीं थी। और 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? आर्य भाषाओं की जननी के रूप में अपभ्रंश का उल्लेखनीय बोलियों में सोरसेनी, पेशाची,
ब्राचट, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी के नाम लिया जाता है। इन्हीं से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। प्रमुख आर्य भाषाएं ये सिंधी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया और हिंदी। कुछ विद्वानों ने आधुनिक आर्य भाषाओं में कश्मीरी और नेपाली को भी स्थान दिया। 84 नंबर, गिरियसन ने आधुनिक आर्य भाषाओं को संश्लेषित वर्गीकरण किस प्रकार प्रस्तुत किया? डॉक्टर गिरियसन ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण अंतरंग और बहिरंग आधारों पर किया है। उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण एक बार तो संदोष रहा और अब दोबारा भी उन्होंने अपनी संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। मध्य देशी, जो पश्चिमी हिंदी, अंतर्वर्ती जिसमें 1 नंबर पश्चिमी हिंदी से विशेष घनिष्ठता वाली पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, पूर्वी जिसमें पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। बहिरंग भाषाएं जिसमें 531 पश्चिमोत्तरी, लहंदा, सिंधी और दक्षिणी यानी मराठी, और तीसरी है पूर्वी यानी जिसमें बिहारी, उड़िया और बंगाली और असमी होती है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? पश्चिमी हिंदी का केंद्रीय भाषा मानकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपना निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उत्तिच यानी सिंधी और लहंदा पंजाबी, और प्रतीच्य जिसमें गुजराती और राजस्थानी, और मध्य देशीय जिसमें पश्चिमी हिंदी, प्राच्य जिसमें पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगाली, और दक्षिणायत जिसमें मराठी। और डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी को राजस्थानी भाषा का ही एक रूप स्वीकार किया है। यह कारण है कि उन्होंने पहाड़ी को अपने वर्गीकरण से अलग स्थान नहीं दिया है। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हिंदी की प्रमुख बोलियों के बारे में आप क्या जानते हैं? हिंदी के 2 रूप हैं जिसमें पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का संबंध शोर से नहीं प्राकृत से है। यह मध्य प्रदेश की वर्तमान भाषा जिसके निम्नलिखित 5 उपभाषाएं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी प्राकृत से है जिसके अंतर्गत ये बोलियां आती है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और इसमें 87 नंबर जिसमें अवधी भाषा के विषय में आप क्या जानते हैं? हरदोई जिला को छोड़कर अवध के अन्य भागों में बोली जाने वाली उपभाषा को अवधी भाषा कहते हैं। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी इस बोली के प्रमुख केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त यह बोली गंगा पार स्थित इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर और जैनपुर के कुछ भागों में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में इस भाषा का प्रचुर साहित्य रचा गया जिसका अपना कालजयी महत्व है। 88 नंबर, कन्नौजी भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं? कन्नौजी सामान्य ब्रज और अवधी के मध्यवर्ती रूप को कहा जाता है। इसकी भी उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसका प्रमुख केंद्र फर्रुखाबाद है, किंतु यह हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इटावा और कानपुर के पार्श्ववर्ती विविध क्षेत्रों में बोली जाती है। यदि हम चाहें तो इसे ब्रज भाषा का एक उपरूप कह सकते हैं, इसलिए यानी कि क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से बहुत ही कम रचनाएं हुई हैं और जो हुई हैं वे ब्रज भाषा की प्रकृति में ही पनपी हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। भाषा शास्त्री हिंदी के 2 रूप माने जाते हैं, हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ही भाषा शास्त्रों की दृष्टि से हिंदी कही जाती है। इनके अतिरिक्त 5 बोलियां खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कुछ विद्वानों ने भोजपुरी को भी अवधी की एक बोली मानी है और बघेली और छत्तीसगढ़ी कुछ विद्वान इसमें बोली मानी है। इसका नंबर 90 क्वेश्चन कि दक्षिणी भाषा किसे कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। भारत में आने के बाद फारसी बोलने वाले मुसलमान अब हिंदुओं के संपर्क में आए तो उनकी भाषा से प्रभावित होकर दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली एक नवीन भाषा का विकास हुआ। संभवतः उक्त हिंदी थी। 13वीं शताब्दी में जब मुसलमान शासक दक्षिण विजय को गए तो वहाँ बहुत से लोग वहीं बस गए और शासन करने लगे। उनके साथ ही हिंदी गई, वहीं राजभाषा घोषित हो गई क्योंकि फारसी की अपेक्षा यह जनता को अधिक निकट थी। यही भाषा दक्षिणी भाषा हिंदी भाषा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दक्षिणी हिंदी खड़ी बोली का पूर्व रूप इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक काल के आरंभ तक हिंदी का अर्थ जनसाधारण की भाषा था। हिंदी का अर्थ हिंदुओं की भाषा थी। मुसलमानी लेखकों ने इसी को दक्षिणी ही कहा। तात्पर्य यह है कि हिंदी, हिंदवी और दक्षिणी तीनों शब्दों का तात्पर्य एक ही भाषा से है।
इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा के संबंध में लिखा कि यह नहीं है इंशाअल्लाह ने लिखा कि यह नहीं होने का कि हिंदीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। वस्तुतः हिंदवी या दक्षिणी खड़ी बोली के रूप में विकसित हुई हिंदी साहित्य की ही प्रधान भाषा बनी। लिपि से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। भाषा का स्वरूप विकसित होने पर मानव ने अपने विचारों को नेत्रग्राह बनाने की बात सोची। दूरस्थ व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों में परिचित करवाने के लिए भावी पीढ़ी तक ज्ञान राशि की स्मृति सुरक्षित रखने का विचार, उसमें से विविध प्रयत्न होंगे। इसमें लिपि इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है। इसी प्रकार लिपि की उत्पत्ति मूल में अभिव्यक्ति की इच्छा निहित है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में व्याकरणिक रूप कौन कौन से हैं। हिंदी के व्याकरणिक रूप प्रमुख रूप से माने जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, कारक, काल आदि। हिंदी के इन व्याकरणिक रूपों के आधार पर ही भाषा की संरचना तैयार होती है। लिपि का जन्म क्यों हुआ और लिपि व भाषा का क्या संबंध है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने का मत है कि काल और स्थान की सीमा के संबंधन से भाषा को निकलने के लिए लिपि का जन्म हुआ। सामान्य से कुछ लोग भ्रमवश लिपि और भाषा को एक ही मान लेते हैं, किंतु ये अलग अलग है। इतने पर ही ये संबंधित भाषा या लिपि एक दूसरे से निर्भर करती है, किंतु पार्थक्य को भी स्पष्ट करती है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और लिपि लिखित चिन्हों की। इसमें 95 नंबर, लिपि के विकास क्रम में कौन कौन सी लिपियाँ आती हैं। लिपि के विकास क्रम में प्रमुख रूप से 6 लिपियों को स्थान है। 6 लिपियाँ इस प्रकार: चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावरूप मूलक लिपि और भावध्वनि मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। और 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन लिपियाँ कौन कौन सी हैं। भारत के पुराने शिलालेखों और सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का ही नाम मिलता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संकेत किया है कि पुस्तकों में अनेक लिपियों का उल्लेख है। डॉक्टर तिवारी के मतानुसार जैन के जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसमें के मतानुसार जैनों के परपनावणा सूत्रों में 18 लिपियों का बौद्धों के ललित विस्तर नामक ग्रंथ में 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है। ये भारत की प्राचीन दिखाई गई है। और इसके आगे आ गए ये लघुत्रात्मक प्रश्न जो देखेंगे हम अगली वीडियो में। और अब तक के जो शॉर्ट सभी क्वेश्चन थे जो छोटे वो सारे आ गए हैं। इसमें से हम ऐसे कोई नहीं निकाल सकते कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इनमें से बाहर नहीं जाते, लगभग इनमें से आ जाते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करके भी बताना, जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में सहायता मिले। और थैंक यू सो मच।